सबसे पहला पावर्टी का अर्थ तथा कारण पर हम लोग बात करते हैं कि पावर्टी क्या होती है। ठीक है, तो गरीबी जो आपके पास है, गरीबी का अर्थ तथा कारण पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत देखेंगे कि वास्तव में गरीबी क्या है। ठीक है, गरीबी अगर हमारे पास ब्रॉड कॉन्सेप्ट में लें, ठीक है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट में लेने का तात्पर्य होता है कि जो हमारे देश में पावर्टी होती है, वास्तव में पावर्टी वो रीजन होती है, वो कारण होता है जब हम अपनी इसेंशियल या अपनी वस्तुओं तथा आवश्यकताओं को, वस्तुओं एवं सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो जब हम वस्तुओं एवं सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? ये कॉन्सेप्ट हमारे पास पावर्टी का कहलाता है। ठीक है, तो जब हम इसेंशियल कमोडिटी जो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन लाइफ के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं, अगर हम लोग उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? वो पावर्टी कहलाती है। बेसिकली पावर्टी दो प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है भारत में। ठीक है, पहला आपके पास होता है निरपेक्ष पावर्टी, यानी निरपेक्ष रूप से हम मापते हैं, और दूसरा हम लोग मेजरमेंट जो करते हैं वो सापेक्ष रूप से मेजरमेंट करते हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। निरपेक्ष पावर्टी का तात्पर्य होता है कि जब एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, मूलभूत आवश्यकताएं का मतलब होता है इसेंशियल नीड्स पूरी नहीं होती है, तो उस प्रकार की हम लोग पावर्टी को हम लोग क्या करते हैं? निरपेक्ष पावर्टी की संज्ञा देते हैं। यानी निरपेक्ष पावर्टी के अंतर्गत हम मूलभूत आवश्यकताओं की जब पूर्ति ना हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? निरपेक्ष पावर्टी कहा जाता है। और सापेक्ष पावर्टी जब हम एक वर्ग को दूसरे वर्ग से कंपेयर करते हैं। समाज के दो वर्गों का क्या होता है? जब दो स्टेज पर आपस में कंपेयर किया जाता है, तो इसे हम सापेक्ष गरीबी मेजरमेंट का कहते हैं। ठीक है, तो गरीबी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ये होता है कि जो गरीबी होती है वो वास्तव में विकास के ठीक विपरीत होती है। अर्थात जिस प्रकार विकास में सारी चीजें हमको अवेलेबल हो जाती हैं, वही तरह उसका जस्ट अपोजिट आपका पॉवर्टी होता है, गरीबी होता है। इसके अंतर्गत हम क्या होते हैं? अर्थव्यवस्था में उस स्टेज पर होते हैं जहां पर हमारे पास कुछ भी चीज की अवेलेबिलिटी नहीं होती। इसका आशय विकास की कमी, अल्प विकास या पिछड़ेपन से होता है। एक कंट्री कहते हैं गरीब है ब्रॉड कॉन्सेप्ट में, तो हम क्या कहेंगे? वहां पर डेवलपमेंट की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है या पिछड़ापन है। देश के कुछ क्षेत्रों में चिर स्थायी पिछड़ेपन और असमानता ने देश के कुछ हिस्सों में गरीबी की सघनता को जन्म दिया। गरीबी की सघनता का एक कॉन्सेप्ट ये आया कि ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने गरीबी की सघनता का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने बताया कि जो हमारे देश में गरीबी होती है वो वास्तव में एक प्रकार की नहीं होती, बल्कि गरीबी का जो मेजरमेंट है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। अर्थात हमारे देश में जो गरीबी है वो कहीं पर अधिक है, कहीं पर गरीबी कम है। तो इस प्रकार जो हमारे देश में गरीबी की सघनता है, उस कॉन्सेप्ट को भी हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से है। इसलिए गरीबी एक भौगोलिक आयाम है, यानी भौगोलिक आयाम का मतलब होता है टाइम टू टाइम, स्थान से स्थान ये लगातार बदलती रहती। और इसके अतिरिक्त चूंकि गरीबी कुछ समूहों के बीच विशेष रूप से कायम रही, इसलिए इसे सामाजिक आयाम भी कहा जाता है। तो चलिए देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट आपने देखा कि पावर्टी क्या होती है। पावर्टी जब हम इसेंशियल कमोडिटी की आवश्यकताओं को हम पूरा नहीं कर पाते, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पावर्टी के अंतर्गत मेजरमेंट करते हैं। जो आपका बेसिक मेजरमेंट है, वो बेसिक मेजरमेंट आप ये देखिए, बेसिक मेजरमेंट के अंतर्गत आपके पास जो पावर्टी मेजरमेंट के बाद अंतर्गत आता है, मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि हमारे यहां जो पावर्टी मेजरमेंट किया जाता है वो निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी मेजरमेंट किया जाता है, और ये दो कॉन्सेप्ट सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत, निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आप देखो तो पाओगे कि जब भारत में लोगों की बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो पाती है, तो इस प्रकार की गरीबी वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मेजरमेंट करना, और ये बेसिक नीड्स को हम लोग पूरा नहीं कर पाते। तो व्हेन वी नॉट, हम लोग क्या करते हैं? फुलफिल नहीं कर पाते बेसिक नीड्स को, तो निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। और निरपेक्ष गरीबी से आपका भूखमरी का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है।
ठीक है। जब बेसिक नीड्स की डिग्री ज्यादा हो जाएगी, यानी बेसिक नीड्स बहुत कम मात्रा में हम लोग क्या करते हैं, अवेलेबल कर पाते हैं, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, बेसिक नीड्स जब आपके रिक्वायरमेंट लेवल से काफी नीचे चला जाता है, तो इस प्रकार की हम लोग गरीबी को भुखमरी की संज्ञा देते हैं, यानी जो आपके पास हंगरनेस है, यानी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है। तो निरपेक्ष गरीबी का कॉन्सेप्ट से भी एक बैड कॉन्सेप्ट आपका जो होता है, जो सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन को इकोनॉमी में दिखाता है, वो कॉन्सेप्ट आपका कहलाता है भुखमरी। यानी जो हमारे पास हंगरनेस है, वो इकोनॉमी की सबसे बैड स्टेज होती है, और इस स्टेज के ये स्टेज सबसे लास्ट होती है गरीबी की, और उससे आपका सेकेंड स्टेज आपका आता है निरपेक्ष गरीबी। तो निरपेक्ष गरीबी मेजरमेंट वो कहलाता है जब हम लोग बेसिक नीड्स को नहीं पूरा कर सकते, और इसको इकोनॉमी में कहा गया कि अगर कोई गांव का व्यक्ति है, वो 2400 कैलोरी अगर ऊर्जा नहीं पाता है, तो वो निरपेक्ष रूप से गरीब है। वहीं अगर कोई शहर का व्यक्ति है और वो 2100 कैलोरी अगर ऊर्जा नहीं प्राप्त कर पा रहा, तो हम लोग क्या कहते हैं, वो पुअर है, वो गरीब है। तो इस प्रकार ये जो पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट आया, निरपेक्ष का पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट, ये वास्तव में एक व्यक्ति के पर्सनल नीड से इंटरलिंक होता है। ठीक है। निर्धनता के इस माप को, निरपेक्ष गरीबी के इस माप को जो प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, वो वास्तव में FAO को जाता है। FAO को के जो आपके पास महानिदेशक इसके हैं, महानिदेशक इसके जो महानिदेशक हैं, आर वायड को इसका श्रेय जाता है, और आर वायड ने इसे पहले बार इस कॉन्सेप्ट को लाया कब, 1945 में। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका पास निरपेक्ष गरीबी कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले कहां से आई, तो आपका आंसर होना चाहिए फाओ के महानिदेशक आर वायड ने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले लाया, और जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति शहर में निवास करता है और उसको 2100 कैलोरी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, तो वो पुअर है। और वहीं गांव में काम करने वाला व्यक्ति जो है, वो 2400 कैलोरी अगर पर डे नहीं पाता है, तो उसको हम लोग गरीबी के अंतर्गत मेजरमेंट किए थे। तो ये अर्बन पीपुल था, और ये आपका रूरल पीपुल थे। ठीक है। क्योंकि रूरल पीपुल में क्या होता है, इनका शारीरिक श्रम ज्यादा होता है, और शारीरिक श्रम ज्यादा होने के कारण इनको कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसलिए गांव के लिए इन्होंने हायर कैलोरी की मात्रा रखी थी, जबकि अर्बन क्षेत्र में इन्होंने कैलोरी का जो मेजरमेंट था, वो नीचे रखा था। इस प्रकार से पहली बार जब मेजरमेंट किया गया, तो इस मेजरमेंट के अंतर्गत इन्होंने कैलोरी मेजरमेंट में रखा, और इन्होंने एक थाली में सारी कैलोरी, ये नहीं कि एक ही वस्तु से आप सारी कैलोरी पा लो, मान लीजिए आपने दाल से सारी कैलोरी पा लो, तो वो नहीं होगा। इसके अंतर्गत मल्टी न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली आपके पास वस्तुएं या सेवाएं होनी चाहिए, तभी इसको मेजरमेंट किया जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद जो निरपेक्ष गरीबी मेजरमेंट है, इसको और अधिक डेवलप करने का श्रेय जो आपका जाता है, वो हेड काउंट रेशियो को जाता है। हेड काउंट रेशियो ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने डेवलप किया, इसका नाम कहते हेड काउंट रेशियो विधि आपके पास आई, और वो निरपेक्ष गरीबी को और अच्छे से सहजता से मेजरमेंट किया। इसके अंतर्गत वास्तव जैसे हेड काउंट विधि या मेथड है, मतलब सिर की गणना, इसका तात्पर्य होता है कि जो इकोनॉमी में कितने व्यक्ति गरीब हैं, उनकी गणना करना हेड काउंट रेशियो मेथड कहा जाता है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से जितने लोग नीचे हैं, गरीबी रेखा से जितने व्यक्ति नीचे हैं, उनकी गणना इसके अंतर्गत की जाती है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आया हेड काउंट मेथड। मोस्टली एग्जाम में पूछा गया कि हेड काउंट रेशियो के अंतर्गत किस प्रकार की गरीबी मेजरमेंट की जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि इसके अंतर्गत जो आपके पास पॉवर्टी मेजरमेंट की जाएगी, इसके अंतर्गत जो पॉवर्टी मेजरमेंट की जाती है, वो निरपेक्ष गरीबी मेजरमेंट की जाती है, और इसके अंतर्गत गरीबी एक रेखा बनाई जाती है, बीपीएल एक रेखा बनाई जाती है, और उसके नीचे कितने व्यक्ति हैं, उनके सिरों
की गणना यानी उन व्यक्तियों की गणना की जाती है और इस मेथड के अंतर्गत निरपेक्ष गरीबी को प्रॉपरली काउंट किया जाता है और इसको डेवलप करने का श्रेय जाता है ए के सेन, अमर्त्य कुमार सेन को जाता है। अमर्त्य सेन ने इस मेथड को डेवलप किया था। ठीक है, तो अब आपको यह समझ में आया कि जो आपका पहला कॉन्सेप्ट था निरपेक्ष गरीबी, जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, इफ यू आर नॉट फुलफिल अप योर लाइफ, आप अपने जीवन में जो इसेंशियल नीड्स है, नेसेसरी है, अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आप गरीब हो। और इसका पहला कॉन्सेप्ट फाओ के महानिदेशक आर वाइड ने दिया और इन्होंने इसको मेजरमेंट करने का कैलोरी मेजरमेंट मापक को रखा और उसके बाद जो आपके एके सेंसर आए और इन्होंने पॉवर्टी एंड हंगरनेस पे बहुत ज्यादा काम किया। पॉवर्टी एंड हंगरनेस पर इन्होंने काम करने के दौरान इन्होंने स्पष्ट किया कि इकोनॉमी में हमको पॉवर्टी को सबसे पहले कैलकुलेट करना वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेट करने के परिणाम स्वरूप हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे क्या होता, फिर उसके लिए कोई एक्शन प्लान हम लोग बनाएंगे। तो एक्शन प्लान बनाएंगे तो इसलिए इन्होंने पॉवर्टी कैलकुलेशन की बात कही। ठीक है, तो इसके बाद आपने देखा कि जो आपके अमर्त्य सेन थे, अमर्त्य सेन ने जो आपका हेड काउंट रेशियो डेवलप किया, हेड काउंट रेशियो के परिणाम स्वरूप इन्होंने पॉवर्टी को और अधिक विस्तृत व्याख्या दिया। इन फ्यूचर में बाद में इसका श्रेय जाता है। ठीक है, ये जो आपके एके सेन एग्जाम में एके सेन से संबंधित कई प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आप प्रॉपरली देखिए। एके सेन से संबंधित जो आपके एग्जाम में मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपका है कि एके सेन जो आपके थे, अमर्त्य कुमार सेन, इनको नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला। ठीक है, और इन्होंने अपना क्या होता ईपीडब्ल्यू में 1973 में एक लेख इनका बड़ा प्रसिद्ध था और इस लेख का नाम था पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इनका एक लेख आया जिसका नाम था पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट नाम का एक जो लेख आया, सबसे ज्यादा पॉपुलर ये लेख हुआ और यहीं से पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले डेवलप हुआ, सबसे पहले जन्म लिया। तो ये जो पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट आया, यहां से ये वास्तव में जो पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट आया ये बहुत न्यू था और इसको क्या कहते हैं, इन्होंने अमर्त्य सेन ने कई डायमेंशन में पॉवर्टी को मापा। अब ये पॉवर्टी का डायमेंशन क्या होता है, पॉवर्टी को कई डायमेंशन में मापना। ठीक है, डायमेंशन का मतलब होता आयाम में मापना। कई आयाम में पॉवर्टी को उन्होंने मापा। पहला केवल था बेसिक नीड्स के अंतर्गत लोग भूख को काउंट करते थे कि अगर उनको खाना मिल जाए तो ये एक आयाम से पॉवर्टी मेजरमेंट कर दिया जाता था। लेकिन इसके बाद अर्थशास्त्रियों ने लगातार आयाम बढ़ाए, खाना, कपड़ा, ठीक है, मकान, इन सारे आयामों को इसमें ऐड करते ये लोग चले गए। ठीक है, तो इस प्रकार जो पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट हुआ वो वास्तव में बहुत विस्तृत कॉन्सेप्ट हो गया और विस्तृत कॉन्सेप्ट का तात्पर्य होता क्योंकि इसमें आयामों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। अब इसके अंतर्गत शिक्षा, आपके पास क्या होता, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक नीड्स, इन सारी चीजों को इसके अंतर्गत इंक्लूड करने लगे और जिसके परिणाम स्वरूप आज आपका जो पॉवर्टी का डायमेंशन है वो बहुआयामी हमको दिखाई पड़ता। तो बहुआयामी का तात्पर्य यही हुआ। बहुआयामी का तात्पर्य यह हुआ कि जो हमारे यहां पॉवर्टी मेजरमेंट की जा रही है उसके अंतर्गत लगातार डायमेंशन बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, जब भारत में जब पहली बार 1945 में पॉवर्टी मेजरमेंट की गई तो वहां पर आयामों की संख्या कम थी। जब आयामों की संख्या कम होगी तो याद रखिएगा पॉवर्टी यानी जो आपके पास गरीबी होगी उसकी संख्या कम हो जाएगी। अभी एक रिपोर्ट आई जिसको आपने नाम दिया होगा तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट। तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट में भारत में 25% पॉवर्टी बढ़कर के 35% हो गई।
ठीक है, क्या एक्चुअल में 25% थी और 35% हो गई? नहीं। जबकि तेंदुलकर जी ने क्या किया था, इन्होंने कई और आयामों के आधार पर पॉवर्टी को मेजरमेंट किया, और जिसके परिणाम स्वरूप भारत में पॉवर्टी की संख्या लगातार, नंबर ऑफ पॉवर्टी बढ़ गई। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो ए सेन ने ये जो अपना कॉन्सेप्ट डेवलप किया, उस कॉन्सेप्ट में पहली बार गरीबी को कई आयामों से मेजरमेंट किया गया। आप कभी मत सोचिएगा कि अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको खाना नहीं मिलता। ठीक है, गरीबी मेजरमेंट का इन्होंने कॉन्सेप्ट जो चालू किया, इसके अंतर्गत बेसिक नीड्स कुछ भी हो सकती है, दैट इज आपका क्या होता है, चिकित्सा आपकी बेसिक नीड्स है, आपका ड्रिंकिंग वाटर अगर आपका बेसिक नीड्स है, तो इन सारे डायमेंशंस को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। तो पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट अब बहुत विस्तृत हो चला था। पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट बहुत विस्तृत हो चला था, तात्पर्य था कि इसके अंतर्गत बहुत सी चीजों को एक ह्यूमन लाइफ के आवश्यक पार्ट के रूप में इंक्लूड किया गया। आवश्यक पार्ट के रूप में इंक्लूड करने का मतलब होता है कि केवल जो पहला एक कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट आपने देखा कि 2400 कैलोरी, अगर भोजन जो पहला कॉन्सेप्ट था, अगर किसी व्यक्ति को खाना दे दिया जाए और उसको कपड़े ना दे दिए जाए तो क्या वो समाज में जीवित रहेगा? तो आपका प्रश्न होगा नहीं सर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी कपड़ा खाना से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम कैसे केवल खाने पर पॉवर्टी को मेजरमेंट कर ले? कभी कभी मकान बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है खाना और कपड़ा से, एक छत, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप देखिए कि जो केवल इन्होंने भूख के आधार पर पॉवर्टी को मेजरमेंट किया 1945 में, उस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया गया, और प्रोफेसर ए सेन ने इसमें बहुत सी चीजों को इंक्लूड किया, और उन्होंने कहा केवल खाने की कमी पूरा कर देना, गरीबी समाप्त कर देना नहीं होता। अगर हम लोगों को जाएं घर घर अनाज बांट दें और उसके पास कपड़े नहीं है, उसके पास ड्रिंकिंग वाटर नहीं, उसके पास छत नहीं है, तो क्या हम गरीब कह देंगे कि नहीं 2400 कैलोरी वो पा रहा है तो यानी वो गरीबी से बाहर हो गया? आप कभी नहीं कह सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट जो बड़ा नैरो कॉन्सेप्ट था, नैरो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एक छोटा कॉन्सेप्ट था, जो 2400 कैलोरी वाला कॉन्सेप्ट अपनाया गया था। इस कॉन्सेप्ट को बाद में ए सिन ने इसका बहुत अधिक विरोध किया, और जो इनका बुक आई, इस बुक में इन्होंने पॉवर्टी, इनइक्वलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की नाम की जो बुक आई, इस बुक में इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि पॉवर्टी का जो डायमेंशन है वो बहुत बड़े हैं, उनके आयाम बहुत अधिक हैं। अगर ये सारे आयाम नहीं फुलफिल होते हैं तो वह व्यक्ति गरीब माना जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, पॉवर्टी के अंतर्गत देखिए फूड्स को कॉन्सेप्ट को हटाने के बाद इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 200 रुपीज, ठीक है, 200 रुपए प्रति माह, यानी मंथली आपका 200 से कम अर्न करता है, तो वो व्यक्ति क्या माना जाएगा? वो व्यक्ति गरीब माना जाएगा। इन्होंने कहा कि जो मनी होती है वो आपकी सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, इसलिए इन्होंने वहां पर जो फूड का आपका कैलोरी मेजरमेंट था, उस कैलोरी मेजरमेंट को वहां से अब छोड़ा गया, और उसके स्थान पर आपको जो गरीबी का नया मेजरमेंट अपनाया गया, और वो गरीबी का नया मेजरमेंट था मनी टर्म में था, और इन्होंने 200 रुपए प्रति माह गरीबी की मेजरमेंट को रखा, और इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि 200 रुपए से कम पर महीना कमा रहा है तो उसको हम लोग गरीबी के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, जो लगातार इसमें क्या होता है, व्यक्तियों को लगातार क्या हुआ, हम लोगों ने इसके जो रेशियो था, जो आपका पर मंथ अर्निंग थी, इसको चेंज करना प्रारंभ किया। ठीक है, टाइम टू टाइम जो महंगाई होती है इसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस किए गए। तो इस प्रकार प्रोफेसर ए सेन ने बाद में चल करके एक निर्देशांक बनाने, आप एक निर्देशांक यानी एक आपका सूचकांक बनाने की बात कही, और उस सूचकांक के आधार पर इन्होंने बताया कि हम पॉवर्टी को और मच बेटर, निरपेक्ष पॉवर्टी को मच बेटर मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसे सेन का निर्देशांक या सेन का गरीबी गुणांक कहते हैं। और सेन का गरीबी गुणांक यह कहलाता है कि इसमें गरीबी की आय की गरीबी रेखा से गिरावट को भारांकित करके गरीबी को मेजरमेंट किया जा सकता है। तो इन्होंने एक अपना एक नया सूचकांक दिया, और उन्होंने सूचकांक बताया कि W इज इक्वल टू, ठीक है, W इज इक्वल टू म्यू
1 माइनस जी, ये कॉन्सेप्ट को लाया गया। ठीक है, ये इसको आप क्या कहते हैं, ये आपका ए के सेन का जो आपका गरीबी गुणांक है वो फार्मूला है, और इसके अंतर्गत जो आपका डब्ल्यू है ये कल्याण को दिखाता है, वेलफेयर को रिप्रेजेंट करेगा। जो आपके पास म्यू है, म्यू रिप्रेजेंटिंग, ये रिप्रेजेंट करता है प्रति व्यक्ति आय को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को रिप्रेजेंट करेगा। आपके पास जो जी है वो विषमता को, विषमता की आय को रिप्रेजेंट करेगा, विषमता की आय को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार यदि अर्थव्यवस्था में, अभी देखिए इस फार्मूले को बहुत गौर से आप देखिएगा, डब्ल्यू इक्वल टू म्यू 1 माइनस जी। ठीक है, अगर म्यू का मान बढ़ेगा, ध्यान से आप देखिएगा, इफ म्यू का मान इंप्रूव करेगा, म्यू का मान बढ़ेगा, तो वेलफेयर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्लियर है। अगर पर कैपिटा इनकम, प्रोफेसर सेन ने कहा कि इफ पर कैपिटा इनकम इंप्रूव होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो उसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में वेलफेयर बढ़ता चला जाएगा और लोग पॉवर्टी से बाहर आ जाएंगे। दूसरा, उन्होंने अपने सूचकांक को और अधिक एक्सप्लेन करते हैं, और वो अपने सूचकांक को और अधिक एक्सप्लेन करते समय 1 माइनस जी की भी बात करते हैं। अगर मैं मान लो कि म्यू का मान स्थिर है और जी का मान, इन्होंने कहा यदि मैं विषमता का मान लगातार कम करता चला जाऊं, विषमता इकोनॉमी से मैं कम करता चला जाऊंगा, तो उसके परिणाम स्वरूप भी इकोनॉमी में वेलफेयर बढ़ता चला जाएगा। तो प्रोफेसर ए के सेन ने सजेशंस दिया कि अगर इकोनॉमी में वेलफेयर आप लाना चाहते हो, कल्याण लाना चाहते हो, ठीक है, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था को डेवलप करना चाहते हो, तो सबसे पहला काम करिए, म्यू के मान को बढ़ाइए, म्यू के मान को इनहेंस करिए। सबसे पहले आपको काम क्या करना पड़ेगा, म्यू के मान को बढ़ाना होगा, एंड जी के मान को आपको लगातार कम करना होगा, विषमता लगातार कम करनी होगी, एंड पर कैपिटा इनकम लगातार इनहेंस करना होगा। तभी इकोनॉमी में पॉवर्टी समाप्त हो पाएगी, नहीं तो पॉवर्टी समाप्त नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यही आपका सेन सूचकांक के नाम से जाना जाता है, और सेन सूचकांक आप याद रखें ए के सेन के द्वारा बनाया गया, ये आपका है सेन सूचकांक। और सेन सूचकांक ये बताता है कि जो हमारे पास इकोनॉमी में, इफ यू वांट टू इंप्रूव द वेलफेयर लेवल ऑफ द इकोनॉमी, तो हमको ये काम करना होगा कि इकोनॉमी में एक तरफ तो पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए हमको इकोनॉमिक एक्टिविटी अपनानी होगी, पर कैपिटा इनकम को इनहेंस करने के लिए, पर कैपिटा इनकम को इनहेंस करने के लिए हमको प्रोग्राम्स बनाने होंगे, तब वेलफेयर बढ़ेगा। और इसके साथ ही साथ दूसरा हमको प्रोग्राम क्या चालू करना होगा, इकोनॉमी में इनइक्वालिटी को कम से कम करना होगा, विषमता को कम से कम करना होगा। तो हमको दो काम पे बहुत अधिक फोकस करना होगा, पर कैपिटा इनकम को इनहेंस करना है और उसके साथ साथ इनइक्वालिटी को डिक्लाइन करना है, तब जाकर के इकोनॉमी में वेलफेयर का मान बढ़ेगा। यानी वेलफेयर का मान बढ़ने का मतलब होता कि आपकी जो निरपेक्ष गरीबी है, वो गरीबी का मान लगातार कम होता चला जाएगा। आपको इस एक्टिविटी को अपनाना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो भारत में गरीबी की माप की गई, भारत में गरीबी की माप को परिभाषित करने के लिए हमको दो पॉइंट है जिसपे बहुत ज्यादा फोकस करना है। पहला आपका पॉइंट है, किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए केवल और केवल, ठीक है, भोजन नहीं बल्कि पौष्टिक भोजन यानी पोषाहार, पौष्टिक भोजन की आवश्यकता को पूरा करना होगा। पौष्टिक भोजन जो आपका होता है, गरिष्ठ भोजन जो होता है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज वाला भोजन होता है, इसकी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ानी पड़ेगी। नॉर्मल फूड्स की सप्लाई को आपको नहीं इनहेंस करना। दूसरा, न्यूनतम पोषाहार की जो लागत होती है, न्यूनतम पोषाहार, जो ये न्यूनतम पोषाहार है, इसकी जो लागत होती है, जो इसकी कॉस्ट होती है, यानी इसकी जो उपभोग व्यय का मान होता है, उपभोग व्यय का जो मान होता है, इसको कम से कम करना होगा, तब भी इकोनॉमी में हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी को समाप्त कर पाएंगे। क्लियर है। केवल किसी व्यक्ति को आप क्या कर दो, आप
कैलोरीज के रूप में ऊर्जा दे दो, कभी नहीं पावर्टी समाप्त होगी। हमको पौष्टिक भोजन वाला पावर्टी समाप्त करने के लिए भोजन को कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और न्यूनतम पोषाहार जो लागत है उसको मिनिमम से मिनिमम आपको करना होगा। जब आप पोषाहार की लागत को कम से कम कर देंगे, तब जाकर के आपकी इकोनॉमी में जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है उस पर डायरेक्ट अटैक कर पाएंगे। तो आपको न्यूनतम पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए, दूसरी हम लोग बात करते हैं, आपके पास होती है सापेक्ष गरीबी। ठीक है, जो आपके पास दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, जो आपका न्यूनतम, आपका सापेक्ष गरीबी आती है। ठीक है, मैंने अभी आपको इसके पूर्व डिस्कस किया निरपेक्ष गरीबी। शायद आप लोग निरपेक्ष गरीबी कभी ना देखे हो। ठीक है, भगवान करे ये देखो भी ना। ठीक है, निरपेक्ष गरीबी आपने हो सकता है कभी ना देखी हो, लेकिन जो सापेक्ष गरीबी होती है वो क्या होता है, सापेक्ष गरीबी वो आपके साथ हरदम चलती रहती है। ठीक है, निरपेक्ष गरीबी बेसिक नीड्स अगर फुलफिल नहीं हो पाती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, निरपेक्ष गरीबी। लेकिन सापेक्ष गरीबी किसी भी वर्ग में पाई जाती है। ठीक है, छोटे से छोटे व्यक्ति में और बड़े से बड़े व्यक्ति में। जब इसमें एक व्यक्ति, ए व्यक्ति की तुलना बी व्यक्ति की इनकम से किया जाता, तो इस प्रकार की गरीबी को हम लोग सापेक्ष गरीबी की संज्ञा देते हैं। तो सापेक्ष रूप से जो गरीबी मेजरमेंट होता है, वो वास्तव में सापेक्ष गरीबी का मेजरमेंट वो आधुनिक मेजरमेंट है। और जब हम किसी देश से अपने देश की तुलना करते हैं तो वो सापेक्ष गरीबी मेजरमेंट होता। जब हम किसी देश की पर कैपिटा इनकम से, जैसे हमने अब मेजरमेंट नहीं करते हो कि अमेरिका की पर कैपिटा इनकम से भारत की पर कैपिटा इनकम, तो अमेरिका से हम लोग तुलना अध्ययन करते हैं, किसका, इंडिया का, तो हम लोग क्या करते हैं, सापेक्ष रूप से गरीब आते हैं। तो जब हम लोग किसी व्यक्ति से या किसी समाज से हम लोग तुलना कर लेते हैं, तो इसे हम लोग सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत हम लोग सबसे ज्यादा जो पॉपुलर मेजरमेंट है, वो पॉपुलर मेजरमेंट के अंतर्गत जो हम लोग मेजरमेंट करेंगे सबसे पॉपुलर के अंतर्गत, वो आपके पास आता, नाम आपने सुना होगा, आपने नाम सुना होगा लॉरेंज, लॉरेंज विधि। ठीक है, लॉरेंज विधि एवं गिनी गुणांक, लॉरेंज विधि एवं गिनी गुणांक के माध्यम से जो सापेक्ष गरीबी होती है इसको मेजरमेंट किया जाता। ये मैथमेटिकल कैसे मेजरमेंट किया जाएगा, इसका मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अभी मैंने हाल ही के दिनों में ये लेक्चर लिए हैं और इस लेक्चर का मैं वीडियो प्रेजेंट करूं आपको दूंगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल कैसे कैलकुलेट किया जाता है दैट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स कोर सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट रखते हो कि लॉरेंज विधि के अंतर्गत कैसे मेजरमेंट किया जाता है, गिनी गुणांक कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। उस वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे लॉरेंज कर्व के अंतर्गत हम लोग पावर्टी को मेजरमेंट करते हैं, कैसे सापेक्ष रूप से पावर्टी को मेजरमेंट किया जाता है, इस विधि में मैंने स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। और लॉरेंज विधि में जो आंसर आता उसको कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो मैं आपको ये वीडियो आपको शेयर करूंगा, सेंड करूंगा इफ यू वांट, अगर आप जानना चाहते हो, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, तो मैं आपको श्योर ये प्रोवाइड करूंगा वीडियो। ठीक है, तो अब आपका जो सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत मेजरमेंट किया जाता है वो लॉरेंज मेथड से किया जाता है, गिनी गुणांक मेथड से किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो हमारे पास, ये प्राय आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता कि निम्न में से कौन सी गरीबी लॉरेंज विधि या गिनी गुणांक से निकाली जाती है, आप तुरंत आंसर देना, सापेक्ष गरीबी को हम लोग लॉरेंज विधि से मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों मेजरमेंट के अंतर्गत हम लोग पावर्टी को मेजरमेंट करेंगे, तुलना करेंगे, और तुलना करने के बाद पाएंगे कि वास्तव में गरीबी कैसी है, इनइक्वलिटी। और इसके अंतर्गत केवल गरीबी मेजरमेंट नहीं की जाती, आय असमानता का भी मेजरमेंट किया जाता, आय असमानताओं का मेजरमेंट किया जाता। इसके अंतर्गत आप
एजुकेशन लेवल के मेजरमेंट को कर सकते हैं कि समाज में रूरल सेक्टर में एजुकेशन की इनइक्वालिटी कितनी है, आपका अर्बन सेक्टर में एजुकेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हो सकता है, आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पावर्टी, वेल्थ, इन सब में जो इनइक्वालिटी होती है वो लॉरेंज मेथड और गिनी गुणांक से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं छोड़ देता हूं, आप फ्यूचर में एक वीडियो देखिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप ये समझ जाइए कि सापेक्ष गरीबी जो मेजरमेंट होती है वो सापेक्ष गरीबी मेजरमेंट वर्तमान देश में सबसे ज्यादा मेजरमेंट की जाती है और इसका कॉन्सेप्ट वास्तव में भारत में चालू किया गया है और इसके अंतर्गत इनइक्वालिटी का मेजरमेंट करना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम जब आगे बात करते हैं लॉरेंज और गिनी गुणांक के बाद की बात करते हैं तो इसमें जो हमको पास अब हमने सीख लिया क्या कि निरपेक्ष गरीबी जब हम किसी से तुलना नहीं करते हैं बल्कि एक व्यक्ति की बेसिक नीड्स अगर नहीं पूरी होती तो ये निरपेक्ष गरीबी कहलाएगी। वहीं आपका दूसरा पार्ट होता है सापेक्ष गरीबी, जब हम किसी व्यक्ति से तुलना करते हैं, किसी देश में औसत से तुलना करते हैं तो ये सापेक्ष गरीबी के नाम से जाना जाता है। तो निरपेक्ष और सापेक्ष का कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। अब भारत में गरीबी के अंतर्गत आपको देखना होगा सबसे पहले परंपरागत दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण। फिर दूसरा आपको देखना होगा बहुआयामी दृष्टिकोण जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। परंपरागत दृष्टिकोण आपको मैंने बताया कि 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने चालू किया। ये परंपरागत दृष्टिकोण था, केवल इन्होंने भूख को मिटाने को ही पॉवर्टी से जोड़ा था जो बहुत नैरो कॉन्सेप्ट था और परंपरागत सिस्टम इसके अंतर्गत हटाया गया। बाद में बहुआयामी जो आपके पास गरीबी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया। बहुआयामी गरीबी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट जब आया तो इसके अंतर्गत हमने गरीबी मेजरमेंट के लिए कई चरों पर बात की। गरीबी मापने के लिए कई चरों पर बात की। कई चरों पर बात करने का मतलब होता है कि कौन कौन से वेरिएबल होते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग पॉवर्टी को मेजरमेंट करते हैं। तो कई चरों की बात की, जैसे मैंने बताया ना, कपड़ा, मैंने बताया कि मकान, मैंने बताया कि एडुकेशन, वर्तमान में दैट इज ये पॉवर्टी मेजरमेंट से, दैट इज स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ड्रिंकिंग वाटर, ये आपके अधिकार हैं, ये बेसिक नीड्स हैं, ये गरीबी मेजरमेंट करने का आवश्यकता है इन डायमेंशन से। तो बहुआयामी गरीबी मेजरमेंट का एक कॉन्सेप्ट आया और वो कॉन्सेप्ट से मेजरमेंट गरीबी की गई। ठीक है, तीसरा आपका पॉइंट आया, इन्होंने इसके अंतर्गत जब हम बहुआयामी को ही लेते हैं, बहुआयामी का ही पार्ट आया, कमेटी बनी और एक नाम सुना होगा तेंदुलकर कमेटी। और तेंदुलकर कमेटी ने और ज्यादा आयाम को लेकर के भारत में पॉवर्टी का मेजरमेंट किया, पॉवर्टी का मेजरमेंट किया। और इस प्रकार से तेंदुलकर जो रिपोर्ट आई वो तेंदुलकर रिपोर्ट को भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत जो आपका HDR ह्यूमन डेवलपमेंट, जो आपका HDI इंडेक्स है, ये भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी से बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड होता है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जो आपके पास होते हैं अन्य निर्देशांकों को हम लोग आपको साथ साझा करेंगे, आप इनको पॉइंट वाइज देखिएगा। ठीक है, तो निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी के बाद जब हमारे पास आता है तो हमारे पास गरीबी रेखा निर्धारण की बात आती है। ठीक है, गरीबी रेखा निर्धारण की बात कैसे की जाती है। ठीक, गरीबी रेखा निर्धारण, गरीबी रेखा निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं इस पर बात करते हैं। तो भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का जो पहला प्रयास था, पहली बार जो गरीबी रेखा निर्धारण का प्रयास था वो 1962 में किया गया। ठीक है, सबसे पहले पॉवर्टी लाइन जो बनाई गई वो 1962 में बनाई गई और इसमें योजना आयोग ने गरीबी के निर्धारण तथा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के संबंध में एक कार्य दल का गठन किया। वो कार्यदल के मेंबर कौन कौन से थे, तो उसके जो मेंबर थे वो मेंबर थे आपके डी आर गाडगिल,
ठीक है। दूसरे मेंबर कौन थे इसके? पहला जो देखिए 1962 में जो पहली बार बीपीएल लाइन बनी थी, उस कमेटी के कौन कौन से मेंबर थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आप इन मेंबर्स को आप देखिएगा। डी आर गाडगिल, अशोक मेहता, अशोक मेहता। थर्ड आपका है आपके पास बी एन गांगुली, बी एन गांगुली। चौथा आपका है पी एस लोकनाथ, पी एस लोकनाथ। पांचवा जो आपके पास कॉन्सेप्ट आता है पीतांबर पंत, पीतांबर पंत। छठा जो कॉन्सेप्ट आपका आता है वो आपका आता है श्रीमन नारायण। ये आपके कमेटी के मेंबर थे और इन्होंने अन्ना साहब शास्त्री भी इनके अंतर्गत शामिल थे और इन्होंने अपने जो 1960-61 का जो आपका मूल्य निर्देशांक होता 60-61 का, उसके आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया, गरीबी रेखा का निर्धारण किया 1960-61 के मूल्यों पर। और इन्होंने बताया कि जो हमारे पास भारत में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा, शहरी क्षेत्रों के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, इन्होंने दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग पॉवर्टी लाइंस की बात की। इन्होंने कहा कि यदि कोई किसी व्यक्ति को, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को आपका 20 रुपए, 20 रुपए आपको न्यूनतम 20 रुपए प्रति माह, उस समय 20 रुपए बहुत ज्यादा होता था, प्रति माह अगर खर्च नहीं करता है तो वो व्यक्ति वास्तव में क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। और यहां पर इन्होंने क्लासिफिकेशन तो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में कर दिया, लेकिन इन्होंने 20 रुपए दोनों क्षेत्रों के लिए मान रखा। ठीक है, यानी इन्होंने बाइफरकेट दोनों को अलग अलग नहीं किया, बल्कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह रखा कि शहरी क्षेत्र के लिए भी 20 रुपए आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र में रहता है तो 20 रुपए से अगर कम में खर्च चलाता है पर माह तो वो गरीब है, और ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति है और 20 रुपए से कम में अपना खर्च चलाता है तो वो व्यक्ति गरीब है। तो इस प्रकार जब सबसे पहले डी आर गाडगिल के नेतृत्व में 1960-61 के मूल्यों पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया, तो उस समय 20 रुपए प्रति माह जो आपका वेतन था उसको मेजरमेंट रखा गया, और ये शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए मेजरमेंट था। और इसके परिणाम स्वरूप ये इन्होंने इसके आधार पर गरीबों की संख्या जानना चाहा। 1967 और 68 की बात है, 1967 1968 की बात है। इस समय जो हमारे पास गरीबी के अनुमान हुए, वो अनुमानकर्ता कई अलग अलग लोग थे। जैसे इनसे बी आर मिनहास, बी आर मिनहास ये गरीबी मेजरमेंट किए, और उन्होंने बताया कि ग्रामीण जनसंख्या के रूप में लगभग भारत में 37.1% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है, यानी ह्यूज पॉपुलेशन, कितना? 1/3 से ज्यादा पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे क्या है? जीवित है। ठीक है, वही दूसरा पॉइंट जो आपका आता है एम एस अहलुवालिया का कॉन्सेप्ट आता है, एम एस अहलुवालिया का कॉन्सेप्ट आता है। और इन्होंने जो अपना मेजरमेंट दिया वो रिपोर्ट और भी खतरनाक थी, और इकोनॉमी में इन्होंने बताया कि 56.5%, यानी मोर देन आपका 55% ऑफ द पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे थी। ठीक है, 1967-68 की बात बता रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो रिपोर्ट आई, और वो रिपोर्ट थी पीके आपका वर्धनन की आई रिपोर्ट। और पीके वर्धनन ने उस समय 54 पॉइंट आपके पास 0% पॉवर्टी का डेटा आपके सामने रखा। ठीक है, जब चौथी रिपोर्ट आई, और चौथी रिपोर्ट वी एम दांडेकर की आई,
वी.एम. दांडेकर की आई और इन्होंने बताया कि जो भारत में गरीबी है वो 40% के आसपास गरीबी है। तो इस प्रकार देखिए जो हमारे पास पहली पावर्टी लाइन बनाई गई, उसके बाद जब दूसरा रिपोर्ट्स आई 1967-68 में, तो उसके परिणाम स्वरूप भारत में जो पावर्टी मेजरमेंट था वो बहुत अलग अलग था। ठीक है, हर जो कमेटी थी वो अपनी रिपोर्ट रख रही थी। बी आर मिन्हास सबसे कम पावर्टी को नोट करते हैं, जबकि आपके एम एस अहलूवालिया ने भारत में सबसे ज्यादा पावर्टी का डायमेंशन रखा। लगभग 60% पावर्टी भारत में विद्यमान है, जो वास्तव में बहुत अधिक सोचनीय विषय था उस समय की परिस्थितियों के अनुसार। ठीक है, तो इसके बाद जब छठी योजना आई और छठी योजना 1977 में जब आई, तो यहां पर 1977 में आपके पास छठी योजना आई। ठीक है, छठी योजना आई और इस छठी योजना में जो आपका योजना आयोग ने पॉवर्टी मेजरमेंट करने के लिए, योजना आयोग ने पॉवर्टी को मेजरमेंट करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता तथा प्रभावपूर्ण मांग के पूर्वानुमान के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया और इसने गरीबी निर्देशांक बनाया। ठीक है, गरीबी निर्देशांक मतलब इसके अंतर्गत 1977 में पहली बार कई डायमेंशन के साथ मिनिमम रिक्वायरमेंट वाली सारी वस्तुओं को इंक्लूड करते हुए गरीबी निर्देशांक बनाने की बात की गई कि गरीबी हमको पावर्टी इंडेक्स बनाया जाए, और ये पावर्टी इंडेक्स के अंतर्गत न्यूनतम पोषाहार की यहां पर बात की गई। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस 5 ईयर प्लान में न्यूनतम पोषाहार को पावर्टी से इंटरलिंक किया गया। आप बोलोगे छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, पोषाहार के आधार पर कहा गया कि एक व्यक्ति को 2435, ठीक है, कैलोरी, जो कि आपका लगभग 2400 ही कैलोरी का कॉन्सेप्ट आता है, 2400 कैलोरी यानी 20 रुपया प्रति माह, तथा शहरी क्षेत्र के लिए आपका 2095, जिसे हम लोगों ने क्या किया, 2100 कैलोरी कर दिया, की संस्तुत की गई। यानी शहरी क्षेत्र, आपका ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति अगर वो 2400 कैलोरी, वो भी पोषाहार युक्त भोजन नहीं ग्रहण करता, तथा बाद में ये आपका जो शहरी क्षेत्र के व्यक्ति हैं वो 2100 कैलोरी अगर भोजन नहीं प्राप्त करते हैं, यानी 25 रुपए, देखिए यहां पर डिटरमाइन किया गया था 20 रुपए प्रति माह गांव क्षेत्र के लिए, और बाद में इसका क्लासिफिकेशन करके 25 रुपए प्रति माह मंथली आपका कर दिया गया। किसके लिए, आपके शहरी क्षेत्र के लिए। अगर ये कोई व्यक्ति इससे कम पाता है, या भोजन, यानी 2 डायमेंशन देखिए एक साथ पैरेलल यहां पे काम कर रहे थे, केवल एक डायमेंशन नहीं काम कर रहा था, 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी, या 20 रुपए प्रति माह या 25 रुपए प्रति माह, तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है। और अगर इतना वो कंज्यूम नहीं कर पाता, इतना एक्सपेंडिचर नहीं कर पाता, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर बेस पर मेजरमेंट किया पावर्टी को ना। ये भी एक एमसीक्यू बन जाता है। क्यों बन जाता है कि जो आपके पास छठी पंचवर्षीय योजना थी उसमें किस आधार पर पावर्टी को मेजरमेंट किया गया। ठीक है, उपभोग व्यय तथा व्यय, क्या था, उपभोग तथा व्यय के आधार पर हमने पावर्टी को मेजरमेंट किया था। तो ये पॉइंट बहुत अधिक नोटेबल आपका बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है गरीबी की माप के लिए बाद में भोजन ऊर्जा प्रणाली, फूड एनर्जी मेथड, इसका नाम दिया गया। ठीक है, इसका नाम क्या दिया गया, ये जो आपके पास 2400 कैलोरी आपके पास ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था। ठीक है, 2100 कैलोरी जो आपके पास शहरी क्षेत्र के लिए था, इसको बाद में नाम दे दिया गया फूड एनर्जी आपके पास मेथड के नाम से ये जाना गया।
फूड एनर्जी मेथड के नाम से ये जाना गया, भोजन ऊर्जा प्रणाली के नाम से इसे जाना गया। ठीक है, बाद में जो आपके पास 7वां वित्त आयोग आया 1978 में, उसने विस्तारित गरीबी रेखा रखी, यानी उसने और भी डायमेंशंस को इसके अंतर्गत समाहित किए। ठीक है, देखिए अब 1978 में जो आपके पास 7th 5 ईयर प्लान 7वां वित्त आयोग था, 7वें वित्त आयोग में गरीबी के आयामों को, गरीबी के आयामों को और अधिक शामिल किया गया, और अधिक शामिल किया गया। ठीक है, नहीं, 7th प्लानिंग कमीशन अलग बात होती है। ठीक है, 7th प्लानिंग कमीशन अलग बात होती है। आपका ये 7th जो आपके पास फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है वो बात यहां पर रख रही है। 7th फाइनेंस कमीशन जो प्लानिंग के आधार पर मैं बाद में आपको आपके साथ डिस्कशन करूंगा, प्लानिंग अलग मैटर आपके पास हो जाता है। ठीक है, और जो आपके पास फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट होती है, ठीक है, वित्त आयोग की जो रिपोर्ट होती है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग फाइनेंस कमीशन की अभी रिपोर्ट को आपके साथ डिस्कस करते जा रहे हैं, और फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट डिस्कस करने के बाद फिर आपको हम लोग जो आपका ये जो कहना है कि ये जो आपका ये प्लानिंग कमीशन के बेस पर जो आपका हम कहना चाहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसकी पॉवर्टी हम लोग अलग से इसको देखेंगे। तो 7वें जो आपके पास वित्त कमीशन आया, इसने जो गरीबी रेखा थी वो और अधिक विस्तार किया, और इसके अंतर्गत उन्होंने प्रति व्यक्ति निजी व्यय को, प्रति व्यक्ति निजी व्यय के साथ ही साथ इसमें क्या चीजें शामिल किया, इसके अंतर्गत शिक्षा। ठीक है, देखिए यहां से कॉन्सेप्ट वाइड और गवर्नमेंट का होता चला गया। शिक्षा प्लस आपके पास प्रशासन, अगर आपका प्रशासन प्रॉपरली नहीं वर्क कर रहा, ठीक है, प्रशासन आदि सार्वजनिक व्यय के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये सार्वजनिक व्यय के साथ इनको सबको जोड़ा गया, और उसके आधार पर गरीबी रेखा को जो मेजरमेंट किया गया, और जो हमारे पास गरीबी रेखा का जो मेजरमेंट आया, वो मेजरमेंट वास्तव में ज्यादा अधिक व्यय वाला हमको दिखाई पड़ा, कि आपका व्यय का जो स्ट्रक्चर था वो पहले से बढ़ गया था। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप जो आपके पास लकड़वाला कमेटी बनाई गई, बाद में लकड़वाला कमेटी बनाई गई। हाँ, लकड़वाला कमेटी बनाई गई, लकड़वाला कमेटी बनाई गई, और इसने अनुशंसाएं की, और इसने अपनी अनुशंसाओं में ये बात कही कि प्रत्येक राज्य के लिए गरीबी रेखा अलग अलग होनी चाहिए। पहले पूरे देश के लिए गरीबी रेखाएं समान थी, लेकिन लकड़वाला कमेटी ने बताया कि जो पूरे देश में है, पूरे देश के जितने राज्य हैं उनकी गरीबी रेखाएं अलग अलग होनी चाहिए। अब इसका कारण क्या था कि जो आपके पास भारत में पॉवर्टी लाइन बनाई गई थी वो सभी राज्यों में प्रॉपर इंप्लीमेंट आप नहीं कर सकते थे। प्रॉपर आप इंप्लीमेंट ना करने का एकमात्र कारण था क्योंकि आपका प्रत्येक राज्य का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। जब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अलग हो जाता है, तो इसलिए लकड़वाला कमेटी ने कहा कि भारत में जितनी भी गरीबी रेखाएं बनाई जाएं, वो गरीबी रेखाएं अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग बनाई जाए, और इस प्रकार प्रत्येक राज्य में निर्धनता रेखा अलग अलग होगी। इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट रखा। इस प्रकार इनके अनुसार इस समय 35 गरीबी रेखाएं चल रही हैं। 35 पॉवर्टी लाइंस, गरीबी रेखाएं बनाई गई हैं, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग मेजरमेंट्स के आधार पर लागू की गई हैं। इसके अलावा, ठीक है, जो ये पहला इसका क्या था, 28 गरीबी रेखाएं थी, जो बाद में बढ़ा करके 35 गरीबी रेखाएं बनाई गई हैं। ये जो गरीबी रेखाएं होती है ये बनाई कैसे जाती हैं, तो ये इसके लिए हम लोग सूचकांक का प्रयोग करते हैं। और सूचकांक का प्रयोग कैसे करते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का इसके अंतर्गत
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की जाती है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर जो आपका सूचकांक बनाया जाता है, उसके आधार पर ग्रामीण क्षेत्र की निर्धनता को मेजरमेंट करने के लिए अलग से बनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो आपके पास ग्रामीण क्षेत्र की मेजर जो निर्धनता को मेजरमेंट करने के लिए सूचकांक अलग होगा, और शहरी क्षेत्र के, क्योंकि शहरी क्षेत्र में कि हर चीज की वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य ऊंचा होता, इसलिए शहरी क्षेत्रों के लिए सूचकांक अलग बनाया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो सूचकांक बनाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो सूचकांक बनाया जाता है, वो कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों, एग्रीकल्चर लेबर का जो मूल्य सूचकांक होता है, उसके आधार पर निकाला बनाया जाता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो सूचकांक बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है। कृषि श्रमिकों का जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है एग्रीकल्चर लेबर, मतलब क्या होता है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर, इसके आधार पर हम लोग मेजरमेंट करते हैं। वहीं शहरी क्षेत्र जो आपका होता है, शहरी क्षेत्र जो होता है, शहरी क्षेत्रों के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाया जाता है, वो इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार पर सीपीआई की गणना की जाती है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल आपके पास वर्कर्स के आधार पर इसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं, और जिसके आधार पर ग्रामीण तथा शहरी जो आपके पास पॉवर्टी लाइंस होती हैं, उसको अलग अलग मेजरमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास जो आपके पास गरीबी होती है, उसको बहुत अधिक विस्तृत कर दिया गया, उसका मेजरमेंट बहुत अधिक विस्तृत कर दिया गया। अब क्या होता है कि अगर आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो उसको हम लोग गरीबी के अंतर्गत मेजरमेंट करें, और उसको सीपीआई के अंतर्गत हम लोग कैलकुलेट करने की बात किए। और सीपीआई का इंडेक्स एग्रीकल्चर लेवल का अलग होता है और इंडस्ट्रियल वर्कर का हमारे पास अलग होता। इस प्रकार लकड़ वाला जो कमेटी आपकी बनी, इसके परिणाम स्वरूप अब कोई विशिष्ट या निर्धारित रेखा नहीं बनाई गई जो पूरे देश में समान हो, बल्कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा को बनाया गया। और इस प्रकार भारत में जो निर्धनता रेखाएं होती हैं, वो हर जगह पर अलग अलग होती चली गई। तो इस प्रकार जो भारत में पॉवर्टी का जो आपका इंडेक्स था, ठीक है, पॉवर्टी जो इंडेक्स था आपका, पॉवर्टी इंडेक्स हर स्टेट के लिए अलग अलग बनाया गया। इससे पॉवर्टी पे अटैक करने में हमें आसानी हो गई। पॉवर्टी को कम करने के लिए स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमारे पास काफी अधिक आसानी हो गई, और इसके परिणाम स्वरूप जो हमने पॉवर्टी इंडेक्स बनाया, ठीक है, वो एक स्पष्ट चित्र भारत का या आपके राज्यों को प्रदर्शित कर रहा था, जिसके आधार पर हम लोग पॉवर्टी पर डायरेक्टली अटैक कर सकते थे। ठीक है, तो आज हमने इस लेक्चर के अंतर्गत सीखा कि पॉवर्टी क्या है, दूसरा हमने सीखा कि पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरा हमने सीखा मेजरमेंट क्या है, ये मेजरमेंट टाइम टू टाइम क्यों परिवर्तित होते चले गए। कल इसी लेक्चर को हम और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मॉडर्न कमेटीज जैसे तेंदुलकर कमेटी आई, फिर अभी अभी हाल ही के दिनों में 1 या 2 महीने पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में पॉवर्टी घटने के बजाय पॉवर्टी लगातार बढ़ती चली जा रही है। आखिर क्यों? तो इस प्रकार के हम लोग मेजरमेंट को, इंडेक्स को डिस्कस करेंगे आपके साथ, और आपका पॉवर्टी पे कॉन्सेप्ट तब क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका था आज का लेक्चर पॉवर्टी पर। कल हम लोग टाइम पर फिर से मिलते हैं।